गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब के लिए जो भी सुटेबल लगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जो कि आपका प्रत्यावर्ती धारा के नाम से है। ये चैप्टर आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में सीखेंगे। क्योंकि इससे पहले आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ लिया है, विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ लिया है। अब उस विद्युत वाहक बल के कारण जो यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है या उसमें जो दो प्रकार की धाराएं होती हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड काफी कुछ जानकारी लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं उन सभी को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उसमें उत्पन्न होने वाले फ्लक्स का मान और उसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसकी दिशा और परिमाण लगातार बदलते रहते हैं। यानी वो धारा जिसका मान यानी जिसका परिमाण वैल्यू और जिसकी दिशा भी लगातार बदलती रहे, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी किसी कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली है जो अपनी धुरी पर घूम रही है। ठीक है, कोई कुंडली है जो कि बी चुंबकीय क्षेत्र में है और इसका क्षेत्रफल a है। ठीक है, अब ये कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। इसका कोणीय वेग ओमेगा है, इन बातों का ध्यान दीजिएगा। इसका जो कोणीय वेग है ओमेगा। कोणीय वेग क्या होता है कि प्रति सेकंड कोई भी घूमती वस्तु जितने कोण घूम जाती है उसको हम कोणीय वेग कहते हैं। ठीक, तो इसका कोणीय वेग ओमेगा है। अब ये कुंडली घूम रही है। अच्छा, जब ये कुंडली घूमेगी बच्चों तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव होगा और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से यहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी समय t में कुंडली जो है वो थीटा कोण, मतलब अपने मान लीजिए कि इस समय ऐसे क्षैतिज थी और उससे थीटा कोण घूम गई। यानी यहां से जो एंगल ये बनेगा ये थीटा एंगल, थीटा कोण घूम गई है। ठीक है, तो बच्चों एक्चुअली हमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए होती है। यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वही लेंगे। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो cos थीटा होगा, यानी b cos थीटा। ठीक, तो इस स्थिति में यहां पर कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है phi b बराबर b a cos थीटा। ठीक है ना, बात समझे कि नहीं? b a cos थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू जो होती है, भाई थीटा क्या है? कोण है। ठीक, तो थीटा बराबर होगा ओमेगा टी। होगा कि नहीं होगा? भाई इसका कोणीय वेग क्या है? ओमेगा है और t समय में थीटा कोण घूम रही है तो थीटा बराबर ओमेगा टी होगा। तब phi b बराबर b a cos ओमेगा टी। समझ में आई बात नहीं? ठीक है, phi b बराबर क्या होगा? b a cos ओमेगा टी। अच्छा, यदि कुंडली में
फेरों की संख्या m है, तब phi b बराबर n ba cos ओमेगा t। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जब थीटा कोण घूमती है, तो इसको कंप्लीट रोटेशन में चूंकि फ्लक्स में कितना बदलाव होगा, ठीक है, तो कंप्लीट रोटेशन के लिए पूर्ण चक्कर के लिए फ्लक्स, तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अवकलन टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d∅b/dt, तो mba और cos ओमेगा t dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dt ऑफ mba cos ओमेगा t। अच्छा, cos ओमेगा t का जब डिफरेंशिएशन किया तो sin ओमेगा t, और ओमेगा जो t के साथ में है वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका d∅b/dt बराबर हो गया माइनस nba ओमेगा sin ओमेगा t। ठीक है ना। तो आप क्योंकि जानते हैं कि E बराबर होता है माइनस d∅b/dt, d∅b/dt की वैल्यू माइनस nba ओमेगा sin ओमेगा t, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया nba ओमेगा sin ओमेगा t। ठीक है, तो यानी E की वैल्यू हमें ये प्राप्त। अच्छा, चूंकि आप एक चीज बच्चों देख रहे हैं कि T जो है वो चेंजेबल वेरिएबल है, यानी T सम जो है बदल रहा है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है T चेंज हो रहा है, तो T की जो ओमेगा T की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, भाई साइन में जो वैल्यू होती है साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां पर साइन ओमेगा T का अधिकतम मान वन है। अतः विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान अधिकतम मान को हम बच्चों E0 से लिखेंगे। विद्युत वाहक बल का जो अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो E0 होगी, और E0 क्या हो जाएगा, देखिए nba ओमेगा, E0 की वैल्यू क्या मिली, nba ओमेगा। अच्छा बच्चों, एक चीज आप देख रहे हो, तो इस तरह से अगर हम E की वैल्यू निकालें तब E बराबर क्या होगा, यानी जो इसका विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा, nba ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हो, E0 लिख सकते हो ना, E0 sin ओमेगा t, और ये इसका E का एक इक्वेशन मिल गया आपको, E = E0 sin ओमेगा t। ये जो है विद्युत वाहक बल का एक इक्वेशन आपको मिल गया, वेव इक्वेशन की तरह मिल गया कि E बराबर E0 sin ओमेगा t आपको दिखाई दे रहा है, यानी E0 जो है, जहां पर ये E0 क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम आयाम कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी यहाँ पर ये एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, फिर जीरो हो जाएगी, फिर इधर करके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से ये वेव के फॉर्म में
चल रहा है। अच्छा, इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी इसी तरह से, उसकी इक्वेशन क्या होगी, यहां पर देखिए, अगर इससे वोल्टेज की इक्वेशन में V = V नॉट sin ओमेगा t, और इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, I = I नॉट sin ओमेगा t। ये जो नॉट है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। I = I नॉट sin ओमेगा t, ये I का जो ग्राफ बनेगा, V और V नॉट का I का जो ग्राफ बनेगा, वहां पर I नॉट जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो आयाम, जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको हम आयाम कहते हैं। तो I नॉट जो है यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसको आप इसको नोट कर लें। तो बच्चों अब हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के संबंध में कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है, कुछ टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं महत्तम मान या शिखर मान अथवा आयाम। इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो बच्चों पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड क्या है कि आप देख रहे हैं कि कुंडली जो है वो अपनी धुरी पर घूम रही है चुंबकीय क्षेत्र में, जिससे उससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या भी बदल रही है। अच्छा, इन फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बदलने से इनमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो भी बदल रहा है और धारा भी परिवर्तित हो रही है, ठीक। तो यहां पर थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर एक कुंडली इस तरह से रखी हुई है, अब इस तरह से जब यहां बल रेखाएं गुजर रही हैं तो इस स्थिति में बल रेखाओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी कि नहीं। अब धीरे धीरे कुंडली घूम रही है, अब बल रेखाओं की संख्या कम होती जा रही है, यानी जब बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो विद्युत वाहक बल भी ज्यादा होगा, धारा भी ज्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद जब कुंडली इस तरह से घूम करके फिर ऐसे आ जाएगी तो यहाँ पर इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में फ्लक्स रेखाओं की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है या बहुत कम है, तो विद्युत वाहक बल भी कम होगा और धारा भी लगभग 0 होगी। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से फिर ये अधिकतम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आधे चक्कर में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार बार जो कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान है वो 0 से अधिकतम हो रहा है, अधिकतम से 0 हो रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 0 से अधिकतम हो रहा है, अधिकतम से 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसका एक ग्राफ खींचिए, अगर आप इसका एक ग्राफ बनाएं तो आप देखेंगे कि ये जो वोल्टेज है वो इस तरह से चल रहा है। अब देखिए ये वोल्टेज जो है एक बार जो अधिकतम मान जो जहां तक ये पहुंच रहा है, ये इसको ये V वाला ग्राफ, तो ये जो जहां पर ये अधिकतम मान इसका, इसी को हम कहते हैं V नॉट, यानी वोल्टेज का शिखर मान, ठीक है ना, वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं। या अब ये आयाम ही तो है, किसी तरंग का आयाम आप पढ़ चुके हैं कि जो मैक्सिमम विस्थापन होता है उसी को हम आयाम कहते हैं, तो ये इसका आयाम भी कहलाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर आप करंट की ग्राफ बनाएंगे तो करंट का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से चलेगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो I है इसी को हम I नॉट यहां से लिखेंगे, ये I की मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो I का यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुंडली घूम रही है, तो एक चक्कर में जो इसका मान है वोल्टेज का वो 0 से मैक्सिमम हुआ, ठीक। तो जो मैक्सिमम हुआ वही तो यहाँ पर पीक वैल्यू शिखर मान कहलाएगा। फिर उसके बाद मैक्सिमम से फिर 0 हो गया, ये देखिए। फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में ये मैक्सिमम हुआ तो ये भी इसका शिखर मान है अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह से करंट के लिए तो यहाँ पर ये शिखर मान या महत्तम मान जो है कुंडली के घूमने पर हर चक्कर में वोल्टेज का मान जो है वो मैक्सिमम होता है, फिर 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 0। इसी तरह से करंट का मान भी मैक्सिमम होता है, फिर 0, फिर मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हम महत्तम मान या शिखर मान कहते हैं या इसका आयाम कहते हैं, और इसको I नॉट और V नॉट से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम आवर्तकाल की।
आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल क्या है बच्चों, जो ये कुंडली अपनी धुरी पर घूम रही है तो इसको एक चक्कर जब ये पूरा करती है इसको हम कहते हैं एक साइकिल यानी वन साइकिल बोलते हैं। तो ये वन साइकिल यानी एक चक्कर को कंप्लीट करने में जो इसको समय लगता है उसी को हम इसका आवर्तकाल कहते हैं। यानी कुंडली एक चक्कर घूमने में जो समय लेती है उसको हम इसका आवर्तकाल कहते हैं। अच्छा, अब ये आवर्तकाल को हम प्रदर्शित करते हैं t से और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई ओमेगा। देखिए ये एक चक्कर घूमने में 2 पाई 360 डिग्री एंगल घूम जाता है ना, और इसका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा है। कोणीय वेग क्या है? ओमेगा है, यानी प्रति सेकंड जितने कोण घूमे उसको ओमेगा ही तो कहते हैं। तो ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो टाइम ही तो निकलेगा। तो यानी टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर होगी बात? ठीक। अच्छा, तीसरी बात कर लेते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर बच्चों फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में ये जो कुंडली है वो जितने चक्कर कंप्लीट कर लेती है, यानी जितने साइकिल कंप्लीट कर लेती है उसे हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। ठीक, यहां पर आवृत्ति को हम f से डिनोट करते हैं और यहां पर जो f की वैल्यू होगी वो 1/t होती है। ये बात तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति होती है वे बटे आवर्तकाल होती है, और अगर हम 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्लियर है बात? ठीक। अच्छा, यहां से देखो ओमेगा की भी एक वैल्यू मिल गई कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। मिली कि नहीं मिली? तो ये भी वैल्यू आप याद रखिएगा क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़नी है, कई जगह पर ये जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों? ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट भी करते चलिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग तात्क्षणिक मान की, यानी तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में जो वोल्टेज की वैल्यू है या जो है धारा की वैल्यू है उसको हम तात्क्षणिक मान कहते हैं। तो बच्चों आपने अभी सीखा था कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए ये जो V की वैल्यू है वो टाइम के पे रिस्पेक्ट पे डिपेंड कर रही है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपको निकालना है तो टाइम की वहां वैल्यू रखेंगे और ये वैल्यू आपको निकल जाएगी, यानी V की वैल्यू पता चल जाएगी। वो V की वैल्यू क्या होगी? उसकी तात्क्षणिक मान है, या I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये वैल्यू जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको इस I की वैल्यू निकालनी है तो टाइम की वैल्यू रख करके आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ये जो वैल्यू होती है V और I, ये वोल्टेज और करंट का तात्क्षणिक मान कहलाता है, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं कला की, यानी फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज क्या है कि किसी भी वोल्टेज की या करंट की इक्वेशन में साइन के साथ जो कोणांक लिखा होता है, ठीक है, कोणांक जो लिखा हुआ है ये ओमेगा टी, इसी को हम जो है फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। ये ओमेगा टी के साथ प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 भी लिखा हो सकता है। तो साइन के साथ जो भी कोणांक लिखा हुआ है उसे हम उसका जो है फेज कहते हैं। तो साइन के साथ का कोणांक कला कहलाता है। ठीक है बच्चों? ठीक, तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और कायदे से उसको रिवाइज करिए, चीजों को समझिए। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई को करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।